नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। प्रदेश में साल 2023 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास यात्रा निकाली और अब अगले चरण में पार्टी सभी बूथ पर सशक्तिकरण अभियान चलाने वाली है। इसके बाद लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाने हैं। इधर सीएम शिवराज ने मऊगंज को जिला घोषित करके बिंदी को साधने की कोशिश की है। कमलनाथ भी झाबुआ में भगोरिया उत्सव में शामिल हुए थे और अब नए सिरे से चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। भाजपा सभी वर्गों को साधने अपने साथ सभी विभागों पर फोकस कर रही है। जिला अध्यक्षों, जिला संयोजक और उप संयोजकों को भी चुनाव की दृष्टि से सजग किया गया है। सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से उनके काम का विवरण लिया गया है और आगे का टास्क दिया गया है कि भाजपा इस चुनावी तैयारी से अपने प्रकोष्ठ और अन्य विभागों की तैयारियों का जायजा ले रही है और कांग्रेस की अगली रणनीति क्या है ये जानेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरे दल बल के साथ मैदान में है। एक तरफ सीएम शिवराज धुआंधार दौरे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा लगातार बैठकें ले रहे हैं। शनिवार को उन्होंने भाजपा कार्यालय में जिला प्रकोष्ठ की बैठक ली। इस बैठक में सभी जिला स्तर के प्रकोष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। जिला संयोजक और सह संयोजक भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के दौरान जो कार्य जिलावार आवंटित किए गए थे उनका लेखा जोखा पेश किया गया। इसके बाद चुनाव की दृष्टि से आगे क्या कार्य करना है इसकी रणनीति बनाई गई। भाजपा 14 से लेकर 24 मार्च के बीच बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है। इस अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे। लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं पर मुख्य फोकस रहेगा, जिसके लिए आवेदन की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कहना है कि जैसी मोर्चे की ताकत है वैसी ही प्रकोष्ठ की भी ताकत है। आज हमारे 17 प्रकोष्ठ उनके सभी प्रदेश के संयोजक सह संयोजकों की बैठकें संपन्न हुई हैं। जिला संयोजक भी आज आए हैं। आपने देखा होगा कि नया उत्साह और नई उमंग हमारे उन कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो दिखाई देती है। ये प्रकोष्ठ आगामी आने वाले 2023 के चुनाव और 2024 के चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाजपा की इन तैयारियों पर कांग्रेस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अवसाद के दौर से गुजर रही है। लगातार 18-20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आप देख रहे होंगे गुटों में बटी हुई भाजपा अपने संगठन को भी नहीं संभाल पा रही है, ना सत्ता संभाल रही है। तो बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में, अगर वो अपने संगठन को मजबूती प्रदान करती है तो बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। विधानसभा चुनाव में 8 महीने का वक्त शेष है। इस छोटे से वक्त में कांग्रेस और भाजपा दोनों अब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के विभिन्न विभागों की लगातार बैठक हो रही है। कमलनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं तो मऊगंज में मुख्यमंत्री शिवराज ने मऊगंज को जिला घोषित किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा प्रकोष्ठ की बैठक लेने के बाद अब दूसरी बैठकों की तैयारी में है। माहौल पूरी तरह चुनावी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो बीजेपी की आखिर रणनीति क्या है और क्या है उनकी आगामी योजना, इसी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। बैठकों का दौर तो हमने देखा भाजपा में कभी बंद ही नहीं होता है और कांग्रेस में कभी कभी शुरू होता है, लेकिन इस बार बहुत लंबे समय मोर्चों के अलावा प्रकोष्ठों को और जिला संयोजक तक बुलाए गए हैं। और हाल ही में पार्टी ने अपनी विकास यात्राएँ निकाली थी, जिसमें विधायक कौन कितने पानी में, मंत्री कितने पानी में, ये भी हम सब ने देखा। और अब फिर से 14 तारीख से बूथ सशक्तिकरण के बहाने और जो सरकारी योजना उसको जनता के बीच तक ले जाने के लिए पार्टी फिर से अभियान शुरू कर रही है। तो मान लिया जाए कि विधानसभा चुनाव की कवायद शुरू कर दी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की कवायद तो काफी पहले से शुरू कर रखी है। और मुझे लगता है हम सब लोग जब भी किसी कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं तो यही अपना एक विषय भी रहता है कि क्या शुरुआत कर दी। तो शुरुआत है और आज तो बी डी शर्मा साहब ने खुद ही कहा है कि ये प्रकोष्ठ और ये जो 2023 और 2024 के चुनाव के लिए और कितने उत्साह के साथ दिख रहे हैं करके उनने संकेत दे क्या स्पष्ट ही कर दिया।
लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, मैं जो बार बार कहता रहा हूं मनोज जी, आज उससे वो दिखा भी है जी। बीजेपी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को जो पदाधिकारी के रूप में दायित्व लिए हुए है, बड़ी संख्या है उसकी मध्य प्रदेश भर में, उसको सक्रिय किया हुआ है। और स्थिति ये है कि हर आदमी अब ये मान करके चलता है, क्योंकि 15 महीने में उसने जो देखा कि उसके साथ क्या हुआ, क्या सत्ता का मतलब होता है, क्या सत्ता से बाहर जाने का मतलब होता है। क्योंकि जब आप सत्ता में नहीं रहते हैं तब अगली बार भी नहीं रहेंगे तो चलेगा, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आपकी आदत में आ गया है। बिल्कुल। लेकिन जब आप सत्ता में 18 बरस रह चुके हैं और 18 बरस के बाद आपके दिमाग में ये आ जाए, कार्यकर्ता के दिमाग में ये आ जाए कि नहीं 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 सत्ता से बाहर रहना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो थोड़े दिन तक तो नाराज रहेगा, लेकिन बाद में वो इसी रास्ते पर आ जाएगा कि नहीं नहीं भैया, सरकार चाहे शिवराज जी चला रहे हों, बीडी शर्मा चला रहे हों, या कुछ मंत्री चला रहे हों, या उनके रिश्तेदार चला रहे हों, या जो आरोप लगता है कि ब्यूरोक्रेसी चला रही है, ब्यूरोक्रेसी चला रही हो, लेकिन कम से कम इतना तो है कि जब हम ट्रैफिक का चालान हमारा कटता है तो हम कह देते हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो वो छोड़ देता है, जाओ भाई। तो ये तो बचत हो रही है ना। तो ये जो सुख है सत्ता का, ये सुविधाओं का जो एक प्रकार का संसाधन मिला हुआ है, ये कार्यकर्ता कहता है कि मुझे ये तो बरकरार रखना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है, मैंने आपके चैनल पर बोला था, आज फिर मैं पहले ही दौर में बोल देता हूं, इस बार का जो चुनाव है वो बहुत चौंकाने वाला होगा। बिल्कुल। या तो कांग्रेस को सत्ता जबरदस्त मिलने वाली है, नहीं तो भाजपा उमा भारती का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। तो एक एक कार्यकर्ता सक्रिय है, एक एक नेता सक्रिय है, बड़े टीम नेताओं की लगी हुई है, छोटे छोटे सेक्टर बांटे हुए हैं। मनोज जी और ब्रजेश जी, आप दोनों के दोनों जानकार हो और आप नीचे तक समझ रहे हो। आपका जो संवाददाता वो भी आपको बता रहा होगा कि किस तरीके से कार्यकर्ता नीचे तक फैल गया। और ये 8 महीने हैं, इस 8 महीने में नाराजगी को दूर किया जा सकता है। हालांकि मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो मैंने अपने अभी वक्तव्य में भी ये बात बोली है कि आप जो है अपने चहेतों को ज्यादा सोच रहे हो, इसका संदेश जा रहा है, ये ठीक नहीं है। आपको कार्यकर्ता के बारे में सोचना चाहिए। यदि मान लो मैं कार्यकर्ता हूं तो मेरे बारे में आप विचार करिए। मैं आपका चाटुकार हूं या आपका पुराना साथी हूं, तब मेरे बारे में सोच रहे हो, ये संदेश चुनाव के वक्त ठीक नहीं है। मुझे लगता है भाजपा नेतृत्व को इस बारे में विचार करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता हो कि इसको लेकर भी बीजेपी में चिंता होगी, इसको उनके पास भी फीडबैक होगा, उसको मंथन, उस पर चर्चा होती होगी? देखिए मनोज जी, यदि चर्चा होती तो हम ताजा नियुक्तियों की तरफ हम देखेंगे। मैं पर्टिकुलरली नहीं जाऊंगा किसी पर। बिल्कुल। ताजा नियुक्तियों में ये संदेश जा रहा है कि हमें कार्यकर्ता की स्थान पर हमारे जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, यानी कि जो रामलाल जी ने एक बार कहा था भाजपा को लेकर के कि मध्य प्रदेश भाजपा की समस्या क्या है, तो उनने कहा कि मैं पकड़ गया हूं यहाँ की समस्या क्या है। लोग दल के करीब लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं, दिल के करीब लोगों को दायित्व दे रहे हैं। तो ये जो बहुत बड़ी समस्या है वो अभी ताजा भी मुझे दिखाई दी है कि आप दल के करीब लोगों की योग्यताओं का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो आपके दिल के करीब हैं उनका आप ध्यान दे रहे हैं। ये एक अच्छा संदेश नहीं है। चुनावी वर्ष में कम से कम इससे बचना चाहिए। तो ब्रजेश जी, ये समस्या हम ये भी देख रहे हैं कि जो सरकार की ओर से जो नियुक्तियां की गई, जो शर्मा जी ने ध्यान दिलाया, और ये हम संगठन में भी देख रहे हैं, क्योंकि जिन प्रकोष्ठों को आप चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के हमने देखे एक समय जो उनके मोर्चा थे वो कितने प्रभावी थे, चाहे वो महिला मोर्चा हो, चाहे वो उनका युवा मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, ओबीसी हो, SC ST मोर्चा हो। लेकिन आज उनके हाल क्या है? युवा मोर्चा में अगर आप किसी आम भाजपा के कार्यकर्ता से पूछ लें तो शायद वो अध्यक्ष का नाम नहीं बता पाएगा। महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष वो आखिरी बार भोपाल में या प्रदेश के किसी और हिस्से में कोई बड़ा कार्यक्रम करते हुए किसने देखा, किसी को नहीं पता है। ओबीसी मोर्चे के जो पिछले अध्यक्ष को जिन परिस्थितियों में हटाया और नया अध्यक्ष कौन है, ये भाजपा के अधिसंख्यक कार्यकर्ताओं को नहीं पता होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है मनोज जी, मीडिया जो बीजेपी को देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो प्रकोष्ठों के सभी संयोजकों के भी नाम जानते हों। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो आपने कहा है, और जो बाकी प्रभारी हैं, जो शर्मा जी ने कहा हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब जो लोग ऊपर ऐसे बैठे हैं तो नीचे तक पूरा, तो जब सफाई का वक्त तो है नहीं कि अगर आपको गंगा साफ करोगे तो गंगोत्री से सफाई कर दोगे, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आपने बैठक कर ली, सब कर लिया, लेकिन जब तक वो लोग दमदारी से नेतृत्व नहीं देंगे आगे आकर, तो इकलौते BD शर्मा क्या करेंगे, इकलौते जो है हितानंद शर्मा क्या करेंगे, शिवराज सिंह क्या करेंगे, या उनकी जो कोर कमेटी है वो क्या कर लेंगी? देखिए मनोज जी, करना तो उन्हीं को है,
क्योंकि जो ताकत के साथ जो एक चीज़ आ जाती है, पावर जो आता है, तो उसमें जो अपनों को उपकृत करने की जो एक मैसेज और ये जो बात कही गई है शर्मा जी द्वारा, निश्चित तौर पर किसी भी दल में, चाहे हम बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, जो पावर में होता है वो अपने लोगों को जो दिल के करीब होते हैं उनको महत्व देने शुरू कर देता है, दल के करीबों को कम दिया जाता है। ये कोई बीजेपी की समस्या नहीं है मनोज जी, बिल्कुल, ये समस्या तमाम दलों की है, आप देखिए। लेकिन ऐसा पहले हम बीजेपी में नहीं देखते थे, इसलिए सवाल शायद शर्मा जी ने उठाया और मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। निश्चित तौर पर पहले बीजेपी में जो काम करने वाले लोग थे, जो जुझारू लोग थे, उनको महत्व दिया जाता था। लेकिन जब लगातार हम देख रहे हैं कि सत्ता में आप बरकरार हो, तो सत्ता की जो बुराइयां हैं वो भी आपके पास आ जाती हैं मनोज जी। धीरे धीरे वो बुराइयां भी आप में वो एक तरह से काम घर कर जाती हैं और उनकी तरह आप भी वैसा ही वो करने लगते हो। भाई सत्ता तो आ गई, हम तो सरकार में बने रहेंगे, तो आपको लगता है कि बने रहेंगे। 2018 में जो आपने गलतियां की थी, मुझे लगता है उससे सबक ले लेना चाहिए। गलतियों से आप सबक लोगे तो आगे की आपकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन यदि आप वैसी गलतियां करोगे कांग्रेस की तरह, आपने जो संगठन का जिक्र किया, संगठन में भी वही हालात हैं। हमने देखा सरकार हो या संगठन हो, दोनों को इस हिसाब से सोचना चाहिए कि जो दल के करीब हो, जो दल की चिंता करता हो, जो सरकार बनाने के लिए मेहनत करता हो, उसको ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए, ना कि मेरा। हमने नगरीय निकाय चुनाव में भी देखा कि परिणाम और दूसरे हो सकते थे मनोज जी, लेकिन वो भी किसी वजह से ये हालात हुए, तो उसके कारण भी यही है कि आपने दिल के करीब के लोगों को चुना है। तो निश्चित तौर पर ये बुराई दोनों ही चीज़ों में है, एक एक व्यक्ति के नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमने जो आपने भी जिक्र किया है, शर्मा जी बेहतर तरीके जानते हैं कि मोर्चा क्या दमदारी से काम कर सकते थे, लेकिन चूंकि आज वो सत्ता पक्ष में है तो इसलिए उनकी वो ताकत दिखती नहीं है। लेकिन वो दूसरे काम कर सकते थे जो सरकार के हिसाब से हो, सरकार की योजनाओं को लेकर हो। क्योंकि अब एक तो आपको चेहरा सामने तब आ जाता है जब आप विपक्ष में होते हो, तो मुखर होते हो, सरकार की आलोचना करते हो, सरकार के लिए सड़क पर डंडे खाते हो, तो आपकी पहचान बन जाती है, आपको वो मौका रहता है। दूसरा, जब आप सत्ता पक्ष में हो तो आपके पास वैसे जनहितैषी काम करना पड़ते हैं, सरकार की योजनाओं को लोगों तक कैसे कैसे लाभ पहुंचे उसकी दिशा में काम करना चाहिए, तब भी आपकी वही ख्याति मिल जाती है जैसे विपक्ष में रहते हुए मिल जाती है। वहां थोड़ी आसानी हो जाती होगी निश्चित तौर पर, लेकिन वैसा काम दिख नहीं रहा मनोज जी। चाहे महिला मोर्चा की बात करें हम, चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बात करें, चाहे अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बात करें, अल्पसंख्यक तमाम मोर्चों की बात करें, और जो संगठन प्रकोष्ठ बना है, प्रकोष्ठों का तो दिलचस्प है मनोज जी। जो मैंने आपने जिक्र किया ना, पार्टी के पदाधिकारियों को, पार्टी के नेताओं को छोड़ दिया जाए, तो जो मैं कह रहा हूं ना, रोजाना मतलब बीजेपी कार्यालय में बैठते हैं जो हमारे मीडिया से जुड़े जो संवाददाता हैं, जो बीजेपी को कवर करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं शर्मा जी, वो भी प्रकोष्ठों के संयोजकों के नाम नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल। तो ये परिस्थिति क्यों आई? इसके लिए हम संगठन को जिम्मेदार नहीं, हम उन प्रकोष्ठों को आपने आधी जिम्मेदारी दे दी है, किसी को संयोजक बना दिया है, तो उसका दायित्व भैया आपको मिल गया है ना मौका, तो आप कुछ करके दिखाओगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो आज आप दिल के करीब थे तो आपको मौका मिल गया है, कल आप जब दल के करीब नहीं आओगे, कार्यकर्ताओं के करीब नहीं आओगे, तो दूसरा कोई आपको मौका नहीं देगा। लेकिन एक समस्या ये भी है ना कि जो नया आदमी आ जाता ऊपर, वो अभी लगता है कि ये आदमी फेल्योर हुआ, उनका चयनित आदमी, लेकिन जब वो दूसरा नया आदमी आ जाता है वो फिर अपने दिल के करीब लोगों को बिठा देता है। ये हमने पहले से भी परंपरा देखी है, मोर्चा में ये गिरावट आज ही से नहीं आई मनोज जी, और पहले से देख रही है। मैं वही कह रहा हूं, सत्ता में आए, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले भी जो लोग रहे उन्होंने ऐसे लोगों को चुना है। तो इस पर विचार करना चाहिए। जो शर्मा जी ने बड़ी बात उठाई है, बड़ा संदेश दिया है, या जो सवाल खड़ा किया है कि संगठन को, खासकर बड़े नेताओं को, चाहे बीडी शर्मा हो, चाहे आनंद शर्मा हो, जो संगठन के मुखिया हैं, चाहे शिवराज जी हो, उनको इस दिशा में विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों को नेतृत्व देना चाहिए जो पार्टी की हित की सोचें, जो संगठन के हित की सोचें, जो सरकार में बने रहने का जतन करते हुए दिखें। सरकार में आप आ गए हो, आप सिर्फ इसलिए कि आपको एक प्रकोष्ठ का दायित्व मिल जाए, आपका नाम हो जाए, सिर्फ सरकार में आप मलाई खाते रहो, लेकिन मलाई तभी मिलेगी ना मनोज जी जिस तरह कार्यकर्ता को भी एक सबको पावर का सबको फायदा होता है। बिल्कुल, कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता को, किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। कार्यकर्ता को जो शर्मा जी ने उदाहरण दिया उतना फायदा हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है, बड़े नेता को बड़ा फायदा होता है। तो जब आप काम करोगे तो तब सरकार बरकरार रहेगी ना आपकी, वही कार्यकर्ता में तभी तो पावर आएगा। बिल्कुल, सत्ता की मलाई भी तब मिलेगी ना जब दूध को एक निश्चित तापमान पे उठाएंगे आप, ज़्यादा कर दिया तो उफन के बाहर भी निकल जाएगा। बिल्कुल, तो ये भी एक संकट है। तो शर्मा जी, एक और चीज़ है, कोर कमेटी की बैठक भी हर बार होती है, हमने देखा आज भी है। पहले बीजेपी ऑफिस में होना थी और अब सीएम हाउस में बुलाई गई है। फिर सुगवाट होने लगती है क्योंकि सिंधिया जिस प्रकार से सीधे संविदा जाते हैं, बीजेपी संघ के नेताओं से बात करते हैं, और फिर कोर कमेटी की बैठक। तो क्या लग रहा है इन चुनावी तैयारियों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार के कुछ संभावना है? फेरबदल की बात नहीं कर रहा हूँ कि 4 पद खाली हैं, तो जो आप कह रहे थे कि कुछ हो सकता है, 1-2 कार्यकर्ता जो
विधायक बने हुए हैं अच्छे, उनका कुछ देखिए, लॉटरी लग जाए? मनोज जी, एक बात विचार करने की, क्योंकि हम बहुत एकेडमिक चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि आप मंत्रिमंडल के सदस्यों को बदलिए, ये जनता की डिमांड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री को बदलिए, लेकिन जनता के बीच में ये डिमांड है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। और आप जो है भयभीत होकर के पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, आप वो व्यक्ति, मैं अमित शाह की फिर कह रहा हूं, अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी को देखिए, वो भयभीत होकर के पॉलिटिक्स नहीं करते, उनका अपना विजन है। मुझे ये लगता है आजकल राजनीतिक दलों में, केवल भाजपा की बात नहीं, राजनीतिक दलों में ये समस्या आ गई कि आदमी पद पर बाद में बैठता है, उसको सूचना मिल गई कि तुम्हें अध्यक्ष बनाया जा रहा प्रदेश का, तो वो क्या करता है कि अपने समीकरण बिठाने की कोशिश करता है। वो पार्टी को बचाने की कोशिश नहीं करता, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ये राजनीति में जो उच्च स्तर हुआ करता था उसकी गिरावट है। यदि आदमी कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी जैसा नहीं बनेगा, उनके दायित्व जैसा नहीं बनेगा, उसका कोई अभिप्राय नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई मायने नहीं है उसका। बिल्कुल, आपको कोई याद नहीं रखेगा, फिर कोई याद नहीं रखेगा। आप वो करिए जो कुर्सी के लिए करना होगा। मैं आज आपको कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी साहब को इतिहास याद करेगा। आप खूब गालियां निकाल लीजिए, खूब उनके व्यवहार पर टिप्पणी कर लीजिए, खूब जो है सीबीआई का घटनाक्रम जो है, चोरों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जा रहा है, राजनीतिक चोरों को, उनके बाद जो है आप मोदी को गाली निकालिए। ये आप राजनीतिक स्तर ला रहे हो अपना, क्योंकि पर लोग क्या समझ रहे हैं, पर परिणाम क्या निकल रहे हैं, वो सब समझ में आ रहा है। मुझे ये लगता है परिणामदायक होना चाहिए, लेकिन राजनेता अपना समीकरण बिठाने में संगठन के समीकरण को खो देते हैं। यही कारण है कि पसंद के लोगों को दायित्व दिया जा रहा है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण, जहां तक कोर ग्रुप की बात है, तो कोर ग्रुप का जो मामला है वो कहीं न कहीं सत्ता के और संगठन के बीच में समन्वय का दायित्व निभाता है मोटे तौर पर। ये आजकल ये इतना तक बच गया बस। वो पहले क्या होता था, जो पटवारी के जमाने में हमने कोर ग्रुप देखा था, वो सरकार को गाइडलाइन देता था कि आपका एंगल ठीक नहीं है भाई, आप ऐसा ठीक करिए, क्योंकि उस समय इतने दमदार नेता होते थे। बिल्कुल, यदि पटवारी के सामने राजमाता जी बैठ जाती थी तो राजमाता जी प्रभावशाली होंगी या पटवारी प्रभावशाली होंगे, चाहे वो लाख चीफ मिनिस्टर थे। पर आज मध्य प्रदेश का कौन ऐसा व्यक्ति है जो शिवराज जी के सामने बैठ करके कह दे कि शिवराज जी आपके द्वारा ये 4 गलतियां हो गई है? तो कोई ऐसा नेता नहीं बचा। उमा जी भी नहीं बोलती। उमा जी ने एक शराब नीति का निर्णय आया तो कूद कूद के कह रही हैं शिवराज जी मेरे भैया हैं, शिवराज जी मेरे भैया। 4 दिन पहले दुश्मन थे कि आज भैया बन गए आपके। तो केवल आप अपने स्वार्थ और उस नीति के बाद मध्य प्रदेश की पूरी जो शराब लॉबी है वो रिन्यूअल फार्म नहीं भर रही है, पूरे प्रदेश की स्थितियां हैं। हाँ, होगा वो सब तो आने वाले समय की बातें हैं और आएंगी ये सब, और मुझे मालूम है कि वो कुछ न कुछ खेल हो जाता है जैसा होता है। तो ये कुल मिलाकर के संगठन में जो लोग जो है आ रहे हैं वो सबको मालूम है कि वो किसी की कृपा से आ रहे हैं, तो योग्यता को नजरअंदाज करने का आने वाले। लेकिन मैं फिर जो है सहज रूप से आ रहा हूं, और वो ये है कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के आकर्षण में केवल कमलनाथ के कारण आ जाएगी, क्योंकि कमलनाथ जी जो है वो अपने पिछली बार वाले मामले में एक्सपोज हो गए हैं। वो बहुत दमदार नेता हैं, बहुत सम्माननीय हैं, वो ऐसा खेल खेलते हैं जिस खेल में कांग्रेस फंसती है। आप देखिए, अभी विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, मुझे जानकारी मिली उनने दस्तक नहीं करे। क्यों नहीं करे? इसलिए नहीं करे कि सारा जो है कड़वा कड़वा थू वो जाने, गोविंद सिंह जाने। लेकिन उनके गढ़ में गिरिराज सिंह 2 दिन से दहाड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा में 3 दिन के दौरे पर हैं। वो तो नहीं, ये बात आप लाओगे जिस दिन हम कहेंगे। पिछली बार के कार्यक्रम का मुझे मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी के देहांत के समय में वहां गया था। अलग से हम दोनों बैठे, 2 लोग और भी थे, तो ऐसा सब भीड़ से अलग हट करके उन्होंने कहा सुरेश एक सभा और हो जाती मेरी तो कमलनाथ का पुत्र जो है वो लोकसभा का मेंबर नहीं होता। एक सभा उनकी बिगाड़ी गई थी और दूसरी सभा वो करना चाहते थे तो संयोगवश नहीं हो पाई वो। बिल्कुल। तो अन्यथा इतने छोटे वोटों से जीते हैं। आप देखिए, उसने जो सक्सेना है उनने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि मैं जो है 1 करोड़ खर्च करके चुनाव में जीतता हूं, कमलनाथ आके फिर बैठ जाते हैं तो मैं क्या करूंगा, नहीं लड़ रहे। तो इतना ज्यादा जो नेगेटिविटी है, आप दिखावा कुछ भी कर लीजिए लेकिन धरातल बहुत अलग है। मनोज जी, 4 दिन बाद जब हम लोग रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, उस रिपोर्टिंग के समय हमको ये सब दिखेगा जो मैं कह रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य मीडिया का ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो है वो इवेंट पर काम करने लग गए, और ये जो हमारा है
अपना प्रिंट मीडिया ये टेबल स्टोरी बनाने लग गया। इसलिए देश के सामने, प्रदेश के सामने ये बड़ी समस्या है। और कि हम जो है, लेकिन हम तो हमारा कह सकते हैं, कम से कम हम तो इस दिशा में प्रयास करते हैं। लेकिन जो ब्रजेश जी नेगेटिविटी की बात हो रही है, तो जो नेगेटिविटी हमने देखा उसमें निकल कर आई है विकास यात्राओं में, तो शायद इसीलिए बूथ सशक्तिकरण का फिर से एक बार दौर शुरू हो रहा है। देखिए, आज ही हमने बीडी शर्मा को सुना है, उन्होंने किस तरह से कहा कि ये हमारा लिटमस टेस्ट था। बिल्कुल। जो खामियां हैं, जो नाराजगी है, जो हमें यहाँ पे समझ में आई है या जो दिखी है, उसको हम दूर कर लेंगे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि हम तो चुनावी तैयारियों में शुरू से ही लगे रहते हैं और हम देखते भी हैं कि बीजेपी 24 घंटे 365 दिन चुनावी मूड में रहती है। इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा मनोज जी। बिल्कुल। तो बीजेपी लगातार काम करती है। प्रकोष्ठ यदि उनके कहीं ढीले दिख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर वो कसावट का काम करते हैं, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और ये सही मौका है कि आप उनको जिम्मेदारी दे दो, टारगेट दे दो, उसकी पूर्ति करें। ये सही मौका है कि आपने विकास यात्रा निकाली हैं, आपके पास जो फीडबैक आया है कि कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, किस व्यक्ति का वहाँ उपयोग किया जा सकता है, किसको वहाँ लगाया जा सकता है, किस संगठन की वहाँ पे उपयोगिता है, किस वर्ग को साधना है, तो उन तमाम चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हो। तो ये मौका है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रकोष्ठों को भी अब चार्ज करने की बारी है। जो हम बात कर रहे थे ना कि संगठन ने आपको दायित्व तो दे दिया, बिल्कुल, लेकिन अब आपको कहना भी है कि आपको करके दिखाना है। और बहुत नहीं, 17 प्रकोष्ठ हैं, यानी कि सब को आप छू सकते हो। बिल्कुल, हर वर्ग को साधने के लिए प्रकोष्ठ है। चाहे चिकित्सक वर्ग हो उसको साधने के लिए है, चाहे हम बुद्धिजीवी वर्ग हो उसको साधने के लिए, तमाम तरह के प्रकोष्ठ है मनोज जी। हर वर्ग में, हर व्यक्ति में, हर समाज में पेट बना सकती है बीजेपी का ये वर्ग जो प्रकोष्ठ बना है, ये इसी उद्देश्य से बना है। तो जो भी नाराजगी दिख रही होगी, इनमें प्रकोष्ठों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप देखिए कि इसीलिए प्रकोष्ठों की बैठकें की है ये। निश्चित तौर पर उनका फीडबैक हमने देखा, पिछली बार भी समीक्षा हुई थी और इससे पहले हमने देखा था किस तरह से प्रकोष्ठों को फटकार भी लगाई थी मुरलीधर आपने, कि आप अपने प्रकोष्ठों का गठन नीचे तक नहीं कर पाए। इसके बाद देखी कि नीचे तक चार्ज करने की बात, और फिर कार्यक्रम भी दिए गए थे, तो उन कार्यक्रमों की समीक्षा और अब नया टारगेट देना। जिस तरह से कि लाडली बहना योजना आई है, इसको कैसे ले जाएं। यदि तमाम प्रकोष्ठ, मोर्चा और पूरा संगठन लग जाएगा तो इस जो काम आप साल भर में, 2 साल में करते हैं मनोज जी, वो काम आप 1 महीने में नहीं करके दिखा देंगे। और एक ऐसी योजना जो गेम चेंजर साबित हो सकती है विधानसभा में। बिल्कुल। चलिए, बहरहाल अब समय की इजाज़त नहीं है कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर बीजेपी प्रकोष्ठों के सारे तैयारियां नीचे तक करने में जुट गई है, लेकिन जो फीडबैक नीचे से आ रहा है उस पर भी क्या पार्टी ईमानदारी से मंथन करेगी। और जो कोर कमेटी की बैठक है और इसके बाद अटकलें लगने लगती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो एक जो पूरी संभावना है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, लेकिन फेरबदल की संभावनाएं बिल्कुल फिलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।